पहला सवाल है, इंस्टीट्यूशंस लाइक एनी अदर ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी दूसरे इदारे की तरह जो है वो कोई ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रिक्वायरिंग नॉलेज, दे आर प्रोग्रेसिंग, उन्हें नॉलेज चाहिए कि यानी कि क्या वो तरक्की कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस, अपनी परफॉर्मेंस में, इज अ प्राइम मैनेजमेंट फंक्शन। तो ये एक प्राइम मैनेजमेंट फंक्शन क्या है, पहले आप ये देखें। आप प्रोग्रेस कर रहे हैं और इस प्रोग्रेस को आप क्या कहेंगे? जैसे वो हम साइकोलॉजी के अंदर डेवलपमेंट की बात करते हैं ना, तो हम कहते हैं कि हम ये ग्रोथ हो रही है, डेवलपमेंट हो रही है। जब हम मेच्योरिटी की तरफ जा रहे होते हैं, जब हम क्वालिटेटिवली कोई फायदा उठा रहे होते हैं, तो हम उसको कहते हैं कि हम जो है वो डेवलप हो रही हैं। यहाँ पे आप प्रोग्रेस कर रहे हैं, आप तरक्की कर रहे हैं, इन टर्म्स आपकी परफॉर्मेंस बेहतर हो रही है। इसका मतलब क्या है कि आप डेवलप हो रहे हैं। आप क्या हो रहे हैं? बेहतर हो रहे हैं। प्लानिंग करना तो वो डेवलपमेंट के अंदर नहीं आएगा। मतलब प्रोग्रेस ने, प्लानिंग तो पहला फेज होता है। हमें नहीं पता प्लानिंग के बाद कि क्या वो प्लानिंग हमारी कामयाब होगी कि नहीं होगी, हम तरक्की करेंगे कि नहीं करेंगे। फीडबैक, फीडबैक लेना, पूछना होता है किसी से, तो उसकी बुनियाद पे तय करना कि क्या मैं प्रोग्रेस कर रहा हूँ या नहीं कर रहा। लेकिन जहाँ पे हमारे पास कोई ऐसी बात नहीं लिखी हुई कि जहाँ हमें रिफ्लेक्शन लेनी हो, जहाँ हमने किसी को वहां पे कोऑर्डिनेट बना के उनसे पूछना हो, या एग्जिस्टेंस की बात कर, तो प्रोग्रेस को एग्जिस्टेंस नहीं है, वो तो एक सर्वाइवल की जंग होती है ना, जब आप बिल्कुल ही मतलब बिल्कुल आखिर पे खड़े होते हैं। तो इसका मोस्ट सूटेबल आंसर जो है वो डेवलपमेंट है। हम तरक्की कर रहे हैं अपनी परफॉर्मेंस में, यानी हम बेहतर हो रहे हैं, इसका मतलब है कि हम डेवलप हो रहे हैं। एजुकेशन आफ्टर ऑल हैज सर्टेन ऑब्जेक्टिव्स। एजुकेशन जो है ना, इसके कुछ ना कुछ मकासद होते हैं। एंड व्हेन वी गो थ्रू द डिटेल ऑफ द प्रोसेस, जब हम इस प्रोसेस की डिटेल के अंदर जाते हैं, इन विच टीचिंग लर्निंग हैज टेकन प्लेस, जहां पे टीचिंग लर्निंग हो रही होती है, इट कुड हेल्प अस टू फॉर्म अ रीजनेबल, तो हमें ये हेल्प करती है कि हम क्या, देखें, आप एजुकेशन दे रहे हैं, आपके एजुकेशन कुछ ऑब्जेक्टिव है। आप आपके स्कूल में जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं, और वहां पे लोगों का एजुकेशन का निज़ाम देखते हैं इनको। आप उस एजुकेशन को देखने के बाद आप किस काबिल होंगे कि आप क्या रीजनेबल क्या करेंगे। तो आप वहां पे उस निज़ाम को देखने के बाद कि यहाँ पे ये हो रहा है, आप एक जजमेंट कर सकेंगे। आप क्या कर सकेंगे? एक रीजनेबल जजमेंट कर सकेंगे कि यहाँ ये जो पढ़ाया जा रहा है, इसके नतायज क्या निकलेंगे। यानी रीजनेबल जजमेंट कर सकेंगे, फैसला कर सकेंगे कि क्या ये टीचिंग लर्निंग प्रोसेस जबरदस्त है, या टीचिंग लर्निंग प्रोसेस जो है ये ठीक नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा इसको ये इस स्टेटमेंट की जो इस तरह के सवाल आ रहे हैं, कल भी थे आज भी थे, तो आप इसको थोड़ा सा दिमाग लेते हैं। आपको स्टेटमेंट पढ़ाने के टाइम थोड़ी और कैफियत होती है, यानी जब मैं अब आपको पढ़ा रहा हूँ तो इस वक्त और कंडीशन होती है, लेकिन जब आप खुद बैठ के अकेले के अंदर, यानी कि आप पूरी स्टेटमेंट को पढ़ेंगे, एक से दो दफा पढ़ेंगे, आपको खुद ब खुद कोई ना कोई क्लू मिल जाएगा, पता चल जाएगा कि इसके अंदर जो है वो क्या चीज निकल रही है। जियाउल्ला साहब, क्या बात पूछ रहे हैं आप? मैसेज कर दीजिए, ठीक है। हम रुकते नहीं हैं, हमने 50 सवाल करने हैं, कोशिश करेंगे पहले फेज में हो जाएं। द मोस्ट satisfactory reports are those of the dash involved in the action. आप रिपोर्ट्स जो हैं वो कोई रिपोर्ट बनाते हैं, कोई थीसिस जैसे होता है, कोई रिपोर्ट बनाते हैं, तो रिपोर्ट्स कब जबरदस्त होंगी, यानी उनके रिजल्ट्स कब जो है सेटिस्फैक्टरी होंगे? जब उस रिपोर्ट्स के साथ कोई इंटरप्रेटर भी होगा, उसकी वजाहत करने वाला भी होगा, जब उस रिपोर्ट्स के साथ टीचर भी होगा, जब उस रिपोर्ट के साथ स्टूडेंट भी होगा, जब उस रिपोर्ट के साथ आम आदमी भी होगा। मोस्ट सेटिस्फैक्टरी रिपोर्ट्स आर दूज ऑफ द डैश इन्वॉल्व इन द एक्शन, जिसके एक्शन के अंदर कौन इन्वॉल्व हो? इंटरप्रेटर इन्वॉल्व हो, टीचर, स्टूडेंट या कॉमन मैन। जिस रिपोर्ट के अंदर, यहाँ मैं स्टूडेंट की रिपोर्ट के बारे में कम, वैसे चूंकि हम एजुकेशन की बात कर रहे हैं तो रिपोर्ट तो स्टूडेंट की भी होती है। कोई भी आपको वैसे जनरली कोई रिपोर्ट मिलती है, तो वो रिपोर्ट आपके पास वो वाली अच्छी होगी, वो सेटिस्फैक्टरी होगी जिस रिपोर्ट को कोई आपको वजाहत करने वाला भी है, यानी उसके अंदर कोई इंटरप्रेटर भी है आपको। यानी अगर आपको कोई रिपोर्ट मिलती है, उस रिपोर्ट को अगर कोई आपको पढ़ के बताने वाला
कोई इसका कंक्लूजन निकालने वाला। आप जैसे हम इंटरव्यू कर रहे थे, आज भी कर रहा था, तो वो अब एमफिल का थीसिस लेके आई हैं, वो सीटीआई की जो अप्लाई किया हुआ था। अब उनके एमफिल का थीसिस देखने से ना मेरे पास टाइम है, न मैंने जस्ट टॉपिक देख के मैंने उससे सवाल किए, और वो इंटरप्रेटर है उस वक्त, मुझे वजाहत करेगी कि मैंने इसके अंदर कौन सी स्टडी की है और क्या क्या मैंने काम किए हैं। तो इंटरप्रेटर ये ज्यादा सूटेबल आंसर रहेगा। One of the most noteworthy feature of modern supervision is emphasizes on human। आज की जो यानी ये सुपरविजन होता है ना, उसका जो मॉडर्न सुपरविजन है किस चीज के ऊपर फोकस करती है? इंसानों के साथ, इंसानों के साथ। यानी वन ऑफ द मोस्ट नोटवर्दी फीचर ऑफ मॉडर्न, आज की मॉडर्न सुपरविजन का सबसे बेहतरीन फीचर, एक खास बात उनकी क्या है? वो इंसानों के साथ किस चीज को फोकस करते हैं? क्रिटिसिज्म को। सुपरविजन के अंदर क्रिटिसिज्म होता ही नहीं है, ठीक है। जहां क्रिटिसिज्म आएगा हम सुपरविजन से डाइवर्ट हो जाएंगे कि सुपरविजन नहीं है। अप्रोचेस, जहां पे हमारी अप्रोचेस से मुराद होता है कोई काम किस तरह करना है, हमारी अप्रोच क्या है, किस तरीके से, किस ढंग से हम काम करने लगे हैं। बिहेवियर, क्या यहाँ पे कोई साइकोलॉजी की बात, किसी शख्स की, इंडिविजुअल की बात नहीं की, तो यहाँ पे रिलेशनशिप होगा, ठीक है, रिलेशनशिप होगा। यानी देखें, जो अच्छी सुपरविजन वो है जो अच्छे रिलेशन बनाती है। हमारे जंग के हैं डिप्टी डायरेक्टर कॉलेजेस जो है ना, नईम लशारी साहब हैं, बड़ी दुनिया उनको जानती है, पूरा जंग जानता है उनको। अब वो जो है ना, अभी लास्ट टाइम जब कॉलेजेस की हुई थी पिछले साल, कॉलेज को एक रैंकिंग होती है, यानी कोई इंडिकेटर्स होते हैं, उनमें वो पंजाब में पहले नंबर पे था। आप में से कोई बंदा, मतलब हम कोई बंदा भी उसके पास, उसने कभी किसी का शो कार्ड नहीं निकाला, कभी उसने कभी किसी की इंक्वायरी नहीं की। हमने नहीं देखा कि वो इवन जिनको एक्सपेल प्रिंसिपल कर देता ना, वो उसको भी डिफेंड करके कहीं ना कहीं एडजस्ट किया होता है ताकि इस बंदे की तनख्वाह ना बंद हो। और ये बंदा, अब उसकी एक, यानी ये इस वजह से उसको पूरा जंग जानता भी है, और लोग उससे जो है ना वो मोहब्बत भी करते हैं, और काम भी जबरदस्त करते हैं। तो एक अच्छी लीडरशिप जो मॉडर्न सुपरविजन, अगर वो अच्छे रिलेशनशिप बना लेती है तो वो सक्सेसफुल रहती है। ये टाइम जो है वो सख्ती करने का नहीं है, ये टाइम किसी को आंखें दिखाने का नहीं है। क्लियर? तो सुपरविजन अच्छी जो है वो रिलेशनशिप बनाएगी। मतलब मैनेज करने से मतलब है कि प्यार मोहब्बत से चलते हैं ना। मिसाल, मुझे कोई काम है, मैं गया था हफ्ता पहले ही, मुझे काम था, मैंने जस्ट मैसेज किया, दफ्तर में गया तो पता चला कोई नहीं बैठे, मैंने मैसेज किया, मैंने कहा अगर रिप्लाई नहीं करेंगे तो फिर व्हाट्सएप मैसेज किया, फौरी रिप्लाई किया, मैंने मसला बताया, मैंने कहा कि मैं फलां दफ्तर में बैठा हूँ, तो आप आ जाएं। मतलब ये कि अब जब जहां पे भी देखें एम्प्लॉइज जो है ना, जो वर्कर हैं, उनका बॉस उन्हें फैसिलिटेट करेगा ना, तो वो वर्कर दिल से काम करेंगे। मैं जब स्कूल टीचर लगा था, बड़े मोटिवेटेड थे, बहुत मेहनत से कि हम पढ़ाएंगे, निज़ाम बदल देंगे, फलां कर देंगे। तो 2017 की बात है, और जब हमें अपनी तनख्वाहें जारी करवाने के लिए 5500 रुपये देने पड़े थे अपना हक लेने के लिए, जब हमारा जो फार्म था, तनख्वाह का पे वाला जो फार्म था, उसके ऊपर डिप्टी साइन नहीं कर रहा था कि 2000 दूंगा तो साइन करेगा, करूंगा, जब हम 100 किलोमीटर करके घर से जाते थे, तो क्या हमारे मोटिवेशन लेवल क्या होगा? फिर यही होगा कि हम, हमसे नहीं होता ये, मतलब हमें हमारी तनख्वाह के लिए 22,000 सैलरी है, उसमें से हम 5500 इनको अपनी एक तनख्वाह जारी करवाने के लिए दें। हर तरह के लोग होते हैं। कुछ अगर ऐसे ढीठ हों तो आपको उस तरह करना भी पड़ता है, लेकिन मेरा ख्याल है कि हमारे प्रोफेसर या हम लेवल, एक डिग्निटी हो मेरे लिए, हमारे लिए, जो मैंने अपनी फील्ड में देखा है, सबसे बढ़ के रिस्पेक्ट है हमारे, क्योंकि पैसे वाले होते हैं प्रोफेसर सारे ही, और एक अच्छा उनका जो है ना बड़ी सुकून पसंद लाइफ रही है, अब जाके थोड़ी चीजें मुश्किल हो रही हैं, वरना अदरवाइज ये प्रोफेसर की जो जॉब है ना, बड़ी शाहाना रही है हर दौर में, ये सबसे आजाद जॉब ये रही है, और तनख्वाहें भी अच्छी होती हैं। तो ये लोग ना बड़े ही इज्जत वाले, इनको, इनके लिए इंसल्ट ये होती है कि इनको प्रिंसिपल भी कॉल कर लेना कि हाँ जी कितने हो, आए क्यों नहीं, आपका पीरियड क्लास से बैठी है, उनको एक बहुत बड़ी इंसल्ट फील होती है। तो मैं, प्यार मोहब्बत से इन चीजों को डील करना होता है। अच्छा जी, ये बस हमें नजर लग गई है, जैसे आजकल हालात चल रहे हैं ना, तो ये प्रोफेसरों को भी नजर लग गई है। एजुकेशन साइकोलॉजी इज कंसर्न्ड विद द साइंटिफिक स्टडी ऑफ, ये एजुकेशनल साइकोलॉजी, ये साइंटिफिक स्टडी किस चीज की है? एजुकेशन की है, फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन की है, ह्यूमन लर्निंग की है, ये टीचिंग मेथड की है। तो जो साइकोलॉजी है इसका ताल्लुक चूंकि इंसानों के साथ है,
तो ये ह्यूमन लर्निंग की बात करते हैं, ठीक है। As supervision have developed into an integral part of the total pattern of many definition of it have emerged. जो supervision है have developed into one integral part of the total pattern of, जो supervision है ये हमें किस तरफ लेके जाती है। आप ये कह रहे हैं थोड़ी सी, एक तो यहाँ पे ना मैं भी इंग्लिश के अंदर सीधा साधा हूँ, तभी समटाइम सवाल की समझ नहीं आती। आप में से जो इंग्लिश के हैं जरा वो स्टेटमेंट को समझें, कोई किसी से अगर हो सकता है तो वो इसकी ट्रांसलेशन करके एग्जैक्टली बता दे कि इस स्टेटमेंट के अंदर क्या पूछा जा रहा है। तो सुपरविजन हैव डेवलपमेंट एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द टोटल पैटर्न। मेरी जो समझ में आता है ना कि सुपरविजन हमें एक टोटल पैटर्न सुपरविजन का क्या है, सुपरविजन हमें किस तरफ लेके जाती है, सुपरविजन कैसे कैसे इवॉल्व हो रही होती है, डिवेल्प हो रही होती है, आगे चल रही होती है, किस चीज को बेहतर करते करते ऊपर जा रही होती है, किस क्या उसका एजेंडा क्या होता है सुपरविजन का एट द एंड, तो वो इवैल्यूएशन है, ठीक है। वो क्या हो गया, ये क्या हो गया? तो सुपरविजन जो है ना ये डिवेल्प आगे बढ़ रही है, उसका ये इंटीग्रल पार्ट है, तो वो मुसलसल आगे जाते हुए वो इवैल्यूएशन करते हुए जा रही है, चीजों को बेहतर करना ये उसका है। इट मैनी डेफिनेशन ऑफ इट्स हैव इमर्ज, इसकी बहुत सी डेफिनेशन इस तरफ आई हैं, ठीक है। तो इसको मजीद जिनको समझ नहीं आई वो इसको देख लीजिएगा। इंटर यूनिवर्सिटी बोर्ड, ये अब हमारे असेसमेंट वाले सवाल खत्म हो गए हैं, अब और सवाल आ गए हैं, उम्मीद है कि ये वाले सवाल सौखे सौखे सवाल होंगे। इंटर यूनिवर्सिटी बोर्ड वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1959, यानी ये लिख रहे हैं जो साहिब 59 के अंदर तो ऐलान किया गया था, 1959 के अंदर ऐलान किया गया था कि हम जो है वो इंटर यूनिवर्सिटी बोर्ड बनाएंगे। मेरे नजदीक इसका आंसर कोई और है, जरा और बताइए, जागिए बाकी भी। जी ये 1962 के अंदर बोर्ड बनाए गए थे, ठीक है। जो ये है ना 1959 के अंदर ऐलान हुआ था और 1962 के अंदर बोर्ड जो है वो बनाए गए थे। और ये जो है ना दूसरा 74 के अंदर तो यूजीसी था, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, या अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी, और वो बनाई गई थी, ठीक है। अभी सवाल में मुझे कंफ्यूजन स्टिल है, आप में से कोई सर्च कर सके, किसी के पास टाइम हो तो जरूर कीजिएगा, मैं सिर्फ आपको इशारा दे देता हूँ। देखिए 1959 के अंदर पहली दफा कहा गया कि हमें इंटर के एग्जाम है ना, जो मैट्रिक और इंटर पहले यूनिवर्सिटी एग्जाम लेती थी, हमें इंटर यूनिवर्सिटी से निकल के हमें अपने बोर्ड बनाने चाहिए। 1959 के अंदर कहा गया, 1962 के अंदर प्रॉपर सेपरेट बोर्ड्स बनाए गए वो यूनिवर्सिटी से अलग करके। फिर इस सवाल में इंटर यूनिवर्सिटी बोर्ड से क्या मुराद है, ठीक है। यानी ये तो होना चाहिए कि बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट सेकेंडरी एजुकेशन, यानी बोर्ड्स तालीम के लिए यूनिवर्सिटी से सेपरेट कब किए गए, 59 के अंदर ऐलान हुआ, 62 में बने। इंटर यूनिवर्सिटी बोर्ड ये नाम जो है ना ये मुझे बड़ा खटक रहा है, ठीक है। तो ये क्या है, जैसे आजकल इंटर प्रोवेंशियल बोर्ड है जो लाहौर के अंदर है, तमाम जो है वो बोर्ड का सरबराह समझ लें कि यानी जो सबकी डिग्री सब बोर्ड उसके साथ हैं। ये ना ये बोर्ड्स है ना, अब कभी कभी छोड़ा जाता है ना शोशा कि एक ही बड़ा बोर्ड बनाते हैं ऊपर और उसकी ये सब छोटी बॉडीज होंगी नीचे। मतलब क्यों बताऊं, मेरे प्रिंसिपल साहब जो है ना वो आजकल ट्राई में है, मिसाल के तौर पे कि मुझे जो है ना वो चेयरमैन बोर्ड बनने की ट्राई में है, और जाहिर बात है सिफारशी पोस्ट होती है, तो मुझे बता रहा था कि जिशान वहां पे हक हलाल की ना हम जो है वो तकरीबन 12-13 लाख रुपए हक हलाल की हमारी तनख्वाह, यानी हमें मराद जो है ना वो मिलती है आसानी से एक बोर्ड चेयरमैन को। और बोर्ड्स के पास बहुत पैसा है, यानी करोड़ों रुपए बोर्ड्स के अकाउंट में फंड में पड़ा है, ये खुद ही अपने आप को इशू करते रहते हैं, फलां को इतना टीए डीए दे दो, यानी खुद ही पैसा तकसीम करते हैं, आपको पता ही है। और ये खुद ही कभी मुआवजे किसी चीज का टीए डीए का मुआवजा बढ़ा लिया, कोई इन्होंने मंजूरी कहीं से नहीं लेनी होती, खुद ही करना होता है। अच्छा ये जो बोर्ड्स हैं ना वो लगना चाहती हैं, अब ये गवर्नमेंट चाहती है कि एक बोर्ड बने, इसका मतलब है वो बोर्ड इंटर प्रोवेंशियल जो बोर्ड, यानी सारे बोर्ड का एक ही ऊपर बोर्ड बनेगा लाहौर के अंदर, वहां पे कौन बैठेगा, ब्यूरोक्रेसी बैठेगी। और ब्यूरोक्रेसी जो है वो इस सारे खजाने के ऊपर, वो जहाँ पे खजाना पाकिस्तान में हो ना तो वहां दो बंदे जाग जाते हैं, पहले तो फौजी जाग जाते हैं
कि पहले होता था कि किसी फौजी ने रिटायर होना है तो फिर उसने आके जो है ना उसे कोई मुलाजमत मिलनी है, उसने कोई लेनी है, कोई ओहदा खाली हो। अब वो हाजिर सर्विस होते हैं तो ओहदा उनके सामने रख दिया जाता है, जी जी हजूर आपको अगर इनायत कर दिया जाए। और वो छोटे मोटे ओहदे नहीं लेते कि मेरे कॉलेज के आके प्रिंसिपल बन जाए, नहीं नहीं, जहाँ पे अच्छा माल है, मोटा माल मिलता है, ये लोग वहां पे जाते हैं। तो ये चाहते हैं कि अगर वो हमें ऐसा कुछ मिल जाए तो जाहिर बात है फिर कोई ना कोई उधर से भी हाजिर सर्विस या रिटायर आ जाएगा, किसी को बेरोजगार को रोजगार मिल जाएगा, या ब्यूरोक्रेसी तो बैठी है ये आ जाएगी। अच्छा जी। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन वाज एस्टेब्लिश्ड। अब बताइए यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन कब एस्टेब्लिश हुआ? यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन 1972 के अंदर ऐलान हुआ और 74 के अंदर यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन बना, जिसका काम ये था कि यूनिवर्सिटियों को फंडिंग देना। शुरू में यही था कि जो यूनिवर्सिटियां हैं इनको इनको फंडिंग की जाए, इनको पैसा दिया जाए। HEC वाज एस्टैब्लिश्ड 1974 के अंदर यूजीसी बना, और 2002 के अंदर यूजीसी का नाम तब्दील करके यूनिवर्सिटी HEC हायर एजुकेशन कमीशन रख दिया गया। और इसका काम है जो है वो हायर एजुकेशन के अंदर कॉलेज और यूनिवर्सिटी के अंदर उनकी ट्रेनिंग करवाना, रिक्रूटमेंट करना, उनकी ट्रेनिंग करवाना, इसके अलावा डिग्रीज देना, डिग्री की वेरिफिकेशन करना, यूनिवर्सिटियों को पैसा देना, ये सारे काम करते हैं। देखिए यूनिवर्सिटी की फंडिंग ऑलरेडी खत्म है। आपने कभी फेडरल का बजट देखा है जिसमें वो 46 अरब रुपए सिर्फ होता है लास्ट टाइम? अब 46 अरब रुपए में कुछ होता है? फेडरल के तो अपने स्कूल बहुत सारे हैं। पंजाब का बजट जो होता है वो सारा स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट को ज्यादा मुख्तस होता है। लास्ट टाइम तो वैसे भी 2023 से 24 सिर्फ जो है वो उसमें 2023 से 24 में ना कितने किए गए, 1.5% जीडीपी स्पेंड किया गया है एजुकेशन के ऊपर। ठीक है। और यहाँ पे एजुकेशन प्रायोरिटी है ही नहीं, एजुकेशन की जरूरत है ही नहीं इस मुल्क को। ये जो कुछ पढ़ना है ना आप खुद पढ़ लें, वो लोग नहीं चाहते कि आप लोग पढ़ें या को आपके उधर कोई तमीज आए, कोई शऊर आए। उन्हें वही चाहिए कि बस जो अनपढ़ हो अंगूठा छाप ही चलेंगे, बस जिसको 5,000 पे जो बिक जाने वाला हो। अच्छा बहरहाल बात ये है कि जो है ना ये जो यूनिवर्सिटियां ऑलरेडी इनको कुछ नहीं मिल रहा, हमारी यूनिवर्सिटी अब जंग है। और ये बनाई गई 2018 में, मतलब 2020 में स्टेबल हुई, और इन्होंने लाहौर कॉलेज ऑफ ह्यूमन यूनिवर्सिटी का कब्जा किया और वो चल गई। उनको पहले वीसी नहीं था, 4 महीने सैलरी नहीं मिली। अब फैकल्टी को 1.5 महीना हो गया सैलरी नहीं मिली। मुझे अभी अभी कहा जाए ना कि आप, मैं 17वें स्केल में हूँ, मुझे 19वां स्केल दिया जाए और कहा जाए यूनिवर्सिटी में आ जाओ, मैं कॉलेज छोड़ के यूनिवर्सिटी नहीं जाऊंगा। कि जहाँ पे यूनिवर्सिटियों के पास वसाइल कोई नहीं है, यूनिवर्सिटियां एक उन्हें कहते हैं बस स्टूडेंट होंगे तो आप, अब ये स्टूडेंट भी नहीं होंगे तो यूनिवर्सिटी कहाँ से पैसे देंगे? ठीक है। और जहाँ सैलरी अकाउंट ऑफिस में आती है उसका मजा और होता है, जहाँ सैलरी जो है ना वो अकाउंट बैंक अकाउंट से आती है वहां कोई नहीं मजा। मैं आज इंटरव्यू लेके आ रहा हूँ, कल ये 2-3 दिन से बस क्या कर, इतना ये शदीद दुख होता है कि क्या हो क्या रहा है। मैं क्या कर सकता हूँ? मेरा दिल करता है यकीन करें कि मैं अमीर होता ना तो ये बिचारियों को जॉब तो किसी एक को मिलनी है, और इतनी मेहनत से पढ़ने वाली और अच्छे भी लोग लड़कियां थी, मतलब जो पढ़ के आई हुई थी, जिन्होंने मेहनत की हुई थी, जिन्हें चीजों को पता था। और उनको देख के उनकी हालत, उनके तरस का दिल करता था कि मैं इनको यहीं पे बैठे बैठे ना कोई कहीं ना कहीं एडजस्ट करवा दूं, कोई ना कोई नौकरी दे दूं। तो हालात बड़े बुरे हैं। इंशाअल्लाह मोमिन को मायूस नहीं होना चाहिए। हम पर उम्मीद हैं इंशाअल्लाह अच्छा वक्त आएगा, दोबारा जॉब्स आएंगी, सब कुछ होगा। तो इंशाअल्लाह रिलैक्स रहें आप। वो दोस्त मेरा बता रहा था कि 1995 से 2000 तक भी कोई जॉब नहीं आई थी, 2002 तक 7 साल कोई जॉब नहीं आई थी। तो ये मायूसियां गाहे बगाहे चलती रहती हैं, लेकिन इंशाअल्लाह हालात बेहतर होंगे इंशाअल्लाह। इनको आजकल तो असल ये है कि कोई मशवरा करने वाला नहीं है। वो समझते हैं कि हम ही अकले कुल हैं। तो जब ये इनको कोई ना कहीं मुशीर की जरूरत पड़ी तो लोग इन्हें बताएंगे कि सिर्फ एक डिपार्टमेंट तरक्की नहीं करता। कि आप कहें कि डिफेंस डिपार्टमेंट जो है ना वो तरक्की कर जाए तो बाकी सारे, मुल्क तरक्की करता है जब सारे डिपार्टमेंट इकट्ठे ऊपर उठते हैं। आप किसी एक डिपार्टमेंट को पाँव तले रौंद के और बाकी डिपार्टमेंट तरक्की नहीं दे सकते।
ना मेरे से मायूसी वाली बातें पूछें सर। गुलरेज साहब, अल्लाह करे से चंगिया। अब इतना तो पता है ना, अब ये 7300 सीट ही रखा जा रहा है। अब ये तो कंफर्म है कि 7300 सीट खाली पड़ी है इस वक्त करंटली। 26-27 में बहुत ज्यादा जो है ना लोग रिटायर होने जा रहे हैं। 26-27 के अंदर बहुत ज्यादा तादाद के अंदर लोग रिटायर होने जा रहे हैं। तो ये 10,000 के करीब लेक्चरशिप की सीटें खाली पड़ी हैं। तो अभी तो सीटीआई पे चला रहे हैं, कोई अच्छा बंदा आएगा तो जरूर वो स्ट्रगल करेगा। अब मेरे हमारे दौर में जैसे देखें, 2020 में 3600 प्रोफेसर भर्ती हुए। 2022 के अंदर जो है वो भर्ती हुए थे। 2022 में 1400 1500 जब मैं भर्ती हुआ था, तो 1500 भर्ती हुए थे। यानी आखिर वो भी तो यस हाफिज यासिर नमानी जो भी था मिनिस्टर था ना, उसको भी तो एहसास था कि 5,000 एक ही दफा 2 सालों के अंदर वो 5,000 प्रोफेसर भर्ती करते गए। तो अल्लाह करेगा कि अब भी ऐसा होगा। हाउ मैनी यूनिवर्सिटी वर वर्किंग इन वेस्ट पाकिस्तान एट द टाइम ऑफ पार्टीशन? दो कैसे मैडम लाइबा साहबा? एक तो हो गई पंजाब यूनिवर्सिटी, दूसरी यूनिवर्सिटी कौन सी है? जी दूसरी यूनिवर्सिटी कौन सी है? पाकिस्तान, ये मशरकी मगरबी पाकिस्तान है ना, मशरकी पाकिस्तान तो बांग्लादेश को कहते थे। तो हमारा जो है ना वो सिर्फ एक यूनिवर्सिटी थी जब पाकिस्तान बना। अच्छा, इन चीजों का बड़ा फर्क पड़ता है। देखिए जहाँ वेल अब एक यूनिवर्सिटी बनी है, कम से कम से 10 से 15 साल उस यूनिवर्सिटी को लगते हैं अच्छा स्टेबल होने पे। यानी उसको एक अपना सिस्टम चलाने पे, छोटी छोटी चीजें चलाने पे 10-15 साल लगते हैं। हमारे पास जस्ट एक यूनिवर्सिटी थी। अगर हमारे पास उसके 8-10 यूनिवर्सिटियां आ रही होती वहां, तो इंडिया के अंदर तो 1857 के अंदर जो है वो 3 यूनिवर्सिटियां बड़ी बन गई थी। अगर हमारे पास यूनिवर्सिटियां ज्यादा होती तो हम आज कहीं बेहतर होते एजुकेशन के अंदर। ठीक है। इसी तरह जो लोग क्रिटिक्स करते हैं वो कहते हैं कि अगर सर सैयद अहमद खान जब 1886 के अंदर वो पंजाब कांग्रेस बनी थी, और सर सैयद अहमद खान अगर मुसलमानों को उस वक्त कांग्रेस की मुकाबले के अंदर जो है वो बनाने देते, कांग्रेस के मुकाबले में सियासी जमात बनाने देते, तो मुसलमानों की जदोजहद ज्यादा तेज होती कि सियासत के जरिए हम ज्यादा कुछ ले सकते थे जब हमारे पास पावर खड़ी होती। लेकिन सर सैयद अहमद खान ने दूसरा रास्ता चुना कि तालीम हासिल करो, आपको सियासत में आने की जरूरत कोई नहीं, क्योंकि पता था कि सियासत बगावत है, और हम बगावत अंग्रेजों से करना नहीं चाहते क्योंकि वो तो अंग्रेजों के बहुत करीब था। ये क्रिटिसिज्म किया जाता है उसके ऊपर। तो जो चीज पहले हो जाती है ना, जितना पहले आप कुछ कर लेते हैं ना, वो उतना बाद में ज्यादा फायदा आपको दे रहा होता है। अच्छा, अभी 200 प्लस हैं, 219-20 मैंने लास्ट टाइम सुना है। तो अगर प्राइवेट मिलाई है तो ये ज्यादा हो सकता है शायद। ये इतना किस मैंने स्पीकर कोई बता रहा था कि पाकिस्तान में 200 प्लस यूनिवर्सिटीज इस वक्त हैं। विच यूनिवर्सिटी वाज फंक्शनल एट द टाइम ऑफ पार्टीशन? पार्टीशन के टाइम, पाकिस्तान बनने के वक्त कितनी यूनिवर्सिटियां जो थी वो वर्किंग में थी? एक ही थी, और वो कौन सी थी? पंजाब यूनिवर्सिटी थी। 1882 के अंदर ये बनाई गई। और पाकिस्तान बनने, आप खुद अंदाजा लगाएं कि इस सारे एरिए में जहां 8 लाख मुरब्बा किलोमीटर जो है वो इसकी इसका रकबा है, जहां जो है वो अब इस वक्त इतनी आबादी है, वहां 1882 में यूनिवर्सिटी बनी है। 1947 तक कोई और यूनिवर्सिटी बनी नहीं है, यानी इस सारे एरिया के अंदर कोई यूनिवर्सिटी नहीं है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये लोगों की महरूमियां कितनी होंगी। हाउ मैनी कॉलेजेस वर वर्किंग इन पाकिस्तान एट द टाइम ऑफ पार्टीशन? पार्टीशन के टाइम पाकिस्तान के अंदर कॉलेजेस कितने थे? इस वक्त पाकिस्तान के अंदर गवर्नमेंट जो कॉलेजेस है, पंजाब के अंदर गवर्नमेंट कॉलेज वो 820 या 800 हैं। ठीक है, गवर्नमेंट कॉलेजेस 800 हैं। तो पाकिस्तान बनने के टाइम कॉलेजेस कितने थे? सिर्फ 40 कॉलेजेस थे। पाकिस्तान जब बना था तो उस वक्त जो है पाकिस्तान पूरे के अंदर सिर्फ 40 कॉलेजेस थे। अब इससे भी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारी एजुकेशन कितनी कम थी। वाई इज इफेक्टिव क्लासरूम मैनेजमेंट एसेंशियल फॉर स्टूडेंट लर्निंग? इफेक्टिव क्लासरूम मैनेजमेंट यानी क्लास के अंदर स्टूडेंट प्रॉपर एक डिसिप्लिन के साथ बैठे हों, उनका हर चीज मैनेज हो रही हो, उनको कोई उनके पास हो फैसिलिटेट करना। टू क्रिएट अ काउटिक चाउटिक इन्वायरमेंट, काउटिक बोलते हैं चाउटिक यानी अफरा तफरी वाला इन्वायरमेंट क्रिएट करना चाहिए। टू प्रमोट स्टूडेंट एंगेजमेंट एंड मोटिवेशन, ऐसा इन्वायरमेंट हो यानी आप खुद कभी पढ़ा रहे हो और आप फ्रेश हो। मैं आज आपको पढ़ा रहा हूँ, मेरी तबीयत थोड़ी फ्रेश है, कल मैं थका हुआ था। कभी होता है, कभी तबीयत फ्रेश होती है, कभी मतलब इंसान के यहाँ मिजाज मूड की बात होती है। कल तो मेरा बीपी लो हो रहा था, पता नहीं यकदम ही ना कुछ, तो दिल कर रहा था मैं क्लास छोड़ के भाग जाऊं, लेकिन मैंने कहा नहीं यार, क्लास को कंटिन्यू करते हैं जो भी है। अच्छा, इसी तरह अगर एक उस्ताद क्लासरूम में जाता है और बड़ा फ्रेश होता है,
हैप्पी होता है, टेंशन नहीं होती उसको, उसके पास उसके मसाइल नहीं होते कि मेरी बेगम रूठी बैठी है, घर में मेरे जो है ना वो कुछ है नहीं खाने को, फलां मेरा कर्जदार आ रहा है। जब उस्ताद इंटेंशनों के साथ होगा तो उस्ताद क्लास में कभी अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकेगा। यानी उस्ताद जिस दिन एक हंसी खुशी टेंशन फ्री होके क्लास में जाएगा तो वो स्टूडेंट को इंगेज करेगा, उनको मोटिवेट करेगा, और इससे लर्निंग बेहतर होगी। और उसको जब बच्चे उड़ उड़ के आ रहे होंगे, जवाब दे रहे होंगे, एक्टिव होंगे, तो इसी क्लास का तो मजा होता है। आप अभी मुझे, हालांकि मैं आपका कोई बात नहीं सुन रहा, आप जवाब दे रहे हैं, अभी आप कमेंट्स करना बंद कर दें तो मैं इंतहाई बोरियत फील करूंगा कि यार ये तो मैं क्या पढ़ा रहा हूँ। इससे बेहतर है मैं फिर वीडियो रिकॉर्डिंग सेंड कर दिया करूँ जो मुझे फ्री टाइम मिले। वो तो बंदा किसी वक्त भी कर सकता है, फिर मुझे टाइम निकालने की क्या जरूरत है। व्हाट इज द रोल ऑफ प्ले इन अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन? अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन के अंदर ये खेल का क्या किरदार है? टू प्रोवाइड इंटरटेनमेंट, कि जब हम खेलते हैं तो इससे इंटरटेनमेंट मिलती है हमें। टू प्रमोट सोशल स्किल्स एंड डेवलपमेंट, कि हमें सोशल स्किल, जब हम खेलते हैं तो हमारी सोशल स्किल डेवलप होती हैं। देखिए जब हम खेलते हैं ना, यानी मेरे बच्चे या कोई भी बच्चे जब आपस में खेलते हैं तो आपने उनके अंदर एक रिलेशन बिल्ट होता है। वो बहुत सी चीजें एक दूसरे को सिखा रहे होते हैं, ये कर लेते हैं, ऐसे कर लेते हैं, और उनको अगले बंदे को बर्दाश्त करना आता है, उसको डील करना आता है, उसकी समझ के उसको साथ बिहेव करना आता है। तो ये खेल जो है वो एक बड़ी चीज है, इससे हमारी सोशल स्किल्स डेवलप होती हैं। टू टीच एकेडमिक सब्जेक्ट, अब खेल का एकेडमिक सब्जेक्ट से क्या ताल्लुक है जी? टू कीप चिल्ड्रन बिजी, हाँ जी बच्चे खेल लें तो इसका मतलब बिजी, घर में वैसे ही करते हैं। बेटा जाओ, अब मसरूफ है ना, कॉल कर रहे हैं, बेटा जाओ भाई के साथ खेल लो, वो देखो वो खिलौने पड़े हैं उधर चले जाओ। खैर हम उनको बिजी करते हैं ताकि हम जो है ना जो काम कर रहे हैं उसके अंदर लगे रहें। मैक्रो लेसन प्लान इज यूज्ड इन, मैक्रो होता है थोड़ा ब्रॉडर, बड़ा सोचना, आगे का सोचना, ठीक है। मैक्रो, माइक्रो होता है छोटा छोटा बारीकी से सोचना, और मैक्रो होता है थोड़ा बड़ा सोचना, थोड़ा। अब मैक्रो प्लानिंग के अंदर क्या सेमिनार सेमिनार करते हैं कि ये चीज हम सिखाएंगे और इसका इस चीज के रिलेटेड है, कोई बड़ी प्लानिंग है, वर्कशॉप करते हैं, कॉन्फ्रेंस, यानी कि किसी बड़े मुद्दे, बड़े ऑब्जेक्टिव की बुनियाद पे चीजें की जा रही होती हैं। हम दूर नजर होते हैं तो वो करते हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोर लाइकली टू बी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इन इफेक्टिव टीचर? कौन सी खसूसियत जो इन इफेक्टिव टीचर्स के अंदर जो है वो नहीं होंगी? ये लिखा, विच फॉलोइंग मोर लाइकली टू बी करेक्टर, यानी कौन सी खसूसियत इफेक्टिव टीचर वाली नहीं होगी, नहीं इनइफेक्टिव टीचर वाली कौन सी खसूसियत इसमें बनती है? एम्फासाइजेस अपॉन स्टैंडर्ड, कि वो बंदा जो स्टैंडर्ड को फॉलो करेगा वो इनइफेक्टिव टीचर होगा। या एम्फासाइजेस ऑन द कंट्रोल ऑफ इमीडिएट सिचुएशन, वो बंदा जो फौरी तौर पे सिचुएशन के ऊपर कब्ज, आपने कभी बच्चों को ना फौरी तौर पे गए तो आप कैसे बच्चों को करेंगे? चुप कर जाओ, मैंने कहा नहीं है, दफा हो जाओ, फला फला जो भी है। इमीडिएट सोल्यूशन को, आप क्लास में हो, खामोश हो जाओ। अब जब भी इमीडिएट सिचुएशन अराइज होती है और आप उसके ऊपर कंट्रोल करते हैं तो ये एक अच्छा, हमें हम चीजों को बड़े सब्र तहम्मुल से आहिस्ता आहिस्ता तरबियत करके लेके चलते हैं। लेकिन जब किसी प्रॉब्लम पे फौरी तौर पे झपटना है ना तो वो अच्छी नहीं होती। रिफ्यूजल टू हेल्प द स्टूडेंट अंटिल दे हैव हेल्प देमसेल्फ, रिफ्यूजल टू हेल्प द स्टूडेंट अंटिल दे हैव हेल्प देमसेल्फ, बच्चों की मदद ना करना जब तक कि वो खुद, ये तो अच्छी बात है ना। आप तो बच्चा को हर वक्त इसको फीड करते रहेंगे तो वो बच्चा तो कुछ नहीं सीखेगा। आप उससे कहें बेटा थोड़ा सा खुद तो करो, कोशिश तो करो, मैं करवाता हूँ आपको, पहले करो तो सही। ये तो अच्छी सेफ्ट होनी चाहिए। डिफरेंशिएटेड ट्रीटमेंट ऑफ द स्टूडेंट ऑफ हिज क्लास, ये भी अच्छी बात है कि आपकी क्लास में साइकोलॉजी कहती यही है कि हर बंदा डिफरेंट सोचता है, उसका सोचने का, पढ़ने का, समझने का अंदाज मुख्तलिफ है। तो जब आप डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन देंगे, जिसको जैसा चाहिए उसको देंगे, तो ये तो अच्छी सिफ्त है कि आपको क्लास के अंदर डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन देनी चाहिए। तो यहाँ पे जो आंसर है वो है ये बी वाला। हमने बच्चों बात की है कि कौन सा इनइफेक्टिव लीडर है? वो लीडर जो बच्चों को कहता है बेटा कुछ आप करें फिर मैं कुछ करूंगा। क्या हो गया ये, एक मिनट। जो टीचर बच्चों से कहेगा कि बेटा कुछ आप करो तो फिर मैं भी आपसे करवाता हूँ, ये तो अच्छा टीचर होगा। वो टीचर जो मुख्तलिफ टीचिंग मेथड से पढ़ाएगा वो भी अच्छा टीचर होगा।
वो टीचर जो स्टैंडर्ड को फॉलो करेगा, यानी कि स्टैंडर्ड जो दुनिया के बनाए गए हैं वो उनको फॉलो करेगा। ये भी अच्छी बात है कि स्टैंडर्ड जो है वो भी होने चाहिए। और जो बंदा इमीडिएट सोल्यूशन सिचुएशन के ऊपर कंट्रोल करने की कोशिश करेगा, जो कंट्रोल एक नेगेटिव वर्ड है, पेडागोजी बड़ी पॉजिटिव चीज है, ये कंट्रोल की बात नहीं करती। यानी कि सवाल के अंदर पेडागोजी का सवाल हो और वहां कंट्रोल की बात की जाए तो कंट्रोल पेडागोजी को अच्छा नहीं लगता। ठीक है, तो बात की समझ आई है? इजाजत है मैं इस सवाल से आगे चलूं? बोथ एप्टीट्यूड टेस्ट एंड अचीवमेंट टेस्ट आर, ये एप्टीट्यूड टेस्ट और अचीवमेंट टेस्ट जो हैं ये क्या होती हैं? क्या एडजस्टमेंट टेस्ट है, एबिलिटी टेस्ट है, एंजाइटी टेस्ट है, एप्टीट्यूड टेस्ट है? एप्टीट्यूड टेस्ट हो मुस्तकबिल के लिए होता है, अचीवमेंट टेस्ट जो हमने सीखा है उसके लिए होता है। तो दोनों के अंदर हम अब एबिलिटी चेक कर रहे हैं कि यार इस बंदे को आता क्या, इसकी खसूसियत क्या है, इसकी सलाहियत क्या है। ठीक है, तो बाकी जो एडजस्टमेंट टेस्ट कहीं पे एडजस्ट होने के लिए होता है, ये कौन से गाइडेंस वगैरह इस तरह के होते थे। एंजाइटी टेस्ट परेशानी को खत्म करने वाले या डिटेक्ट करने वाले, एप्टीट्यूड टेस्ट वही जो दिया हुआ है वैसे मुस्तकबिल के लिए। अकॉर्डिंग टू वगोट्स्की, यंग चिल्ड्रन, अब ऐसे यंग लिखा हुआ है, चिल्ड्रन लिखा हुआ है, अब आपने ये नहीं कहना यंग चिल्ड्रन से मुराद बड़े बंदे हैं, यंग से मुराद है बच्चे, यंग चिल्ड्रन छोटे बच्चे। ठीक है, एक टर्म बोली जाती है ही इज माई यंगर ब्रदर। अब वो यंगर है तो छोटा मतलब है, अब पता नहीं कितना छोटा, ये बात तो कोई नहीं है, 2 साल का हो गया, 4 साल, 5 साल, 6 साल, 7 साल, जो भी होगा। तो यंगर जो टर्म होती है ना, यंग, ये छोटे के लिए होती है। वो छोटा स्पेसिफाई नहीं कितना है। यंग चिल्ड्रन यूज व्हाट मैकेनिज्म, छोटे बच्चे कौन सा मैकेनिज्म यूज करते हैं टू टर्न शेयर्ड नॉलेज, एक दूसरे से नॉलेज शेयर करते हैं, एंड टू देयर पर्सनल नॉलेज, अपने पर्सनल नॉलेज में से। सेंसरी मोटर बिहेवियर, अब सेंसरी सेंस की बात वागोट्स्की ने कहीं की ही नहीं है, प्राइवेट स्पीच की बात विगोट्स्की करता है। वो कहता है कि अपने अपने आप से गुफ्तगू करना, अपने आप को रेगुलेट करना, खुद को एक्नॉलेज करना, हाँ मैंने कल ये किया था, तो मुझे इसके बाद जो है ना वो बाबा ने जो 10 रुपए भी दिए थे मुझे। खुद से बातें कर रहा है, खुद को रेगुलेट कर रहा है, या खुद के साथ अपने नॉलेज शेयर कर रहा है। तो ये प्राइवेट स्पीच इसको बोलते हैं। जो ऑटोनमस होता है ना, मोरालिटी, ये तो आती है जीन प्याजे की मोरल डेवलपमेंट थ्योरी, जहां पे 10 साल के बच्चे जो के अंदर जो मोरालिटीज होती हैं, जो अपनी अखलाकियात के फैसले खुद कर रहा होता है, उसे ऑटोनोमस मोरालिटी बोलते हैं। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी को कंजर्व करना, स्टोर करना, इससे मुराद ये है कि किसी किसी काम को कंजर्व करना, दोबारा पुराने तरीके से बार बार करना, इस तरह करके है शायद। इन डीलिंग विद प्रॉब्लम्स, प्रॉब्लम के साथ डील करते हुए, वेदर दे आर इंटेलेक्चुअल बिहेवियरल, चाहे वो हमारे इंटेलेक्चुअल बिहेवियर के प्रॉब्लम हो, द फर्स्ट स्टेप टू बी टेकन बाय द टीचर इज टू, जब भी आपको मसला आए तो पहला स्टेप क्या इख्तियार करना है आपको प्रॉब्लम के, डिसाइड ऑन द ट्रीटमेंट, के मसले का हल कैसे निकालना है, ट्रीट ऑल द स्टूडेंट टू टू द सेम, के सब बच्चों को सेम जो है वो ट्रीट करना है, राइट अ प्रिस्पेक्टिव प्रोग्राम फॉर ईच स्टूडेंट, हर बच्चे के लिए मेक अ डायग्नोस्टिक, सबसे पहले यह कि प्रॉब्लम है क्या। ठीक है, किसी प्रॉब्लम को समझना ही उसका सोल्यूशन है। यानी पेडागोजी हम कर रहे हैं ना, इसके अंदर सवाल का समझना ही जवाब है। अगर आपको सवाल की समझ आ गई तो जवाब की समझ आएगी, नहीं तो कोई नहीं आएगी। इट इज अ नेचुरल एक्सटेंशन ऑफ स्टूडेंट टूल, बड़ा ट्रिकी किस्म का सवाल है। एक ही कीवर्ड है जो जवाब दे देता है, ये कीवर्ड है, मैं बता देता हूँ। अब जवाब आपने देना है, ये कीवर्ड है, इट इज अ नेचुरल एक्सटेंशन ऑफ स्टूडेंट टूल। स्टूडेंट के जो टूल हैं, यानी स्टूडेंट के जो तरीकेकार हैं, स्टूडेंट जो काम करता है, तो एक्सटेंशन, उसका एक्सटेंशन है नेचुरल। नेचुरल के अंदर क्या आता है? नेचुरल अब किसे कह रहे होंगे? नेचुरल हम कहते हैं जो हमारा माहौल है ना, नेचर, फितरत, फितरत जो हमारी है, तो फितरत जो होती है वो सॉफ्टवेयर की तरह होती है, वो कोई फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करती फितरत हमारी, वो कहीं ना कहीं मौजूद है। जैसे एक कंप्यूटर है, एक कंप्यूटर के अंदर वो हार्डवेयर है उसका, तो उसके अंदर जो उसका जो सॉफ्टवेयर है, जो उसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो उसका विंडो है, जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर है। इंसान जो है ना, इसका जो नेचुरल सॉफ्टवेयर, जो उसकी फितरत होगी, वो सॉफ्टवेयर होगा। जो इंसान का ढांचा है ये हार्डवेयर है। ठीक है,
यानी स्टूडेंट यहाँ पे एक्सटेंशन ऑफ स्टूडेंट टूल। इस समय इंसान जो हम सीख रहे हैं, जो हम कर रहे हैं, जो ये एप्लीकेशन, ये सारे जो टूल्स, जो तरीकेकार मैं कर रहा हूँ, ये मेरा सॉफ्टवेयर की तरह है। नेचर है ना, तो इट मीन इसका सेम लाइक मिसाल है कि मेरे अंदर ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड है, ये चीज मेरे अंदर है। तो इस टर्म के अंदर आपने इसको देखना है। Coordinated people and human resources to accomplish organizational goal is the process of। जी, अब एहतियात करते हैं, वीगो डाले से बचते हैं। तो दोस्त मेरा कहता है, जिशान ये बहुत मारते नहीं, बस इन्हें तो बची, ये बहुत कुटदे नहीं। तो खैर भाई, हम एहतियात करते हैं। और शुक्र है मेरे यूट्यूब चैनल को 20-30 लोग ही देखते हैं। अगर ये मुझे लोग ज्यादा लोग देखते होते ना, तो मुझे तो कब के उठा के चले गए होते। तो जाहिर बात है, जिनकी वीडियोस वायरल होती हैं उन्हीं को खतरे होते हैं। मैं चिल्ल होता हूँ कि जो बेचारे मुझे देख रहे हैं ना, उनके अपने मसले इतने हैं कि वो जाके इन वीडियोस की बुनियाद पे ना वो कुछ नहीं करेंगे। अच्छा, कोऑर्डिनेटेड पीपल एंड ह्यूमन रिसोर्स, लोगों के साथ कोऑर्डिनेट करना, और उनके साथ जो है वो ह्यूमन रिसोर्सेज टू कोई काम, ऑर्गेनाइजेशन गोल अचीव करने के लिए क्या होगा, प्लानिंग होगा, डायरेक्टिंग होगा, मैनेजमेंट होगा, लीडरशिप होगा। यानी वो बंदा जो हमारे साथ कोऑर्डिनेट भी करता है, हमें ह्यूमन रिसोर्स जो है वो प्रोवाइड करता है, या ह्यूमन रिसोर्स को इंगेज करता है कि वो अपने गोल्स को अचीव कर ले, तो कौन बंदा होगा? जी सही बता रहे हैं, लीडर होगा। ये लीडर हमारे साथ कोऑर्डिनेट करेगा, ठीक है। डायरेक्टिंग वाले जो होते हैं ना, ये कोऑर्डिनेट नहीं करते, ये जो है ना डायरेक्ट करना, प्लानिंग करना, मैनेजमेंट भी काम ले रही होती है, उसके अंदर भी कोऑर्डिनेटिंग करे। फिर ह्यूमन रिसोर्सेज की मदद करना है क्योंकि वो अपने गोल्स अचीव कर लें। तो ये ज्यादा मैनेजमेंट में से ज्यादा आंसर बेहतर लीडरशिप ही लगता है, ठीक है। द एबिलिटी टू थिंक इन एब्स्ट्रैक्ट टर्म्स। एब्स्ट्रैक्टली, अब ये लफ्ज एब्स्ट्रैक्ट पढ़ के ना आपका जवाब आपने फौरी आपके जहन में आ जाना चाहिए कि क्या बात हो रही है, ये एब्स्ट्रैक्ट पढ़ते साथ ही। तो द एबिलिटी टू थिंक इन एब्स्ट्रैक्ट टर्म्स, टू एनालाइज एंड